नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। उस आशा करता है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तैयारी भी ठीक ठाक चल रहा होगा। आप लोग मन से लगे हुए होंगे अपने लक्ष्य की ओर। तो करते हैं शुरू। एक सेकंड। हाँ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। आइए, कल जहाँ से हम लोग रुके थे वहीं से आज शुरू करते हैं। तो हम लोग कल इम्पोर्टेंट सब अनुच्छेद देख रहे थे। आज वहीं से फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कल 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 हम लोग 200 तक पढ़ लिए थे। आज 213 पढ़ेंगे। ठीक है, तब चलिए करते हैं शुरू। आजा। राज्य विधायिका अगर सत्र में नहीं है तो राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? तो 213 अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है। राज्यपाल 213, राष्ट्रपति 123। अगर जो राज्य विधायिका मतलब राज्य विधानसभा अगर सत्र में नहीं है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा 213 के तहत। अगर लोकसभा अगर सत्र में नहीं है तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। सभी राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जो आपका किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214 में है। 214 में कहा गया है सभी राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का व्यवस्था किया गया है 214 में। और 226 में देखिए, मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का शक्तियां। अगर आपका मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाइएगा आप अनुच्छेद 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट जाइएगा अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाएगा। ये अनुच्छेद 223 में है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगा। ये किस अनुच्छेद में है? 233 में है। ठीक है, 235। उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय पर रहेगा। उच्च न्यायालय का नियंत्रण उसके नीचे वाले अधीनस्थ न्यायालय पर रहेगा। 235 में किया गया। 239, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 239 में दिया गया है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को दे सकता है। यह आपका 239 में है। अब 243, इसमें पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकार
उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किया गया है। पंचायती राज और नगर पालिका 243 ए से लेकर 243 जेड तक है। 245 संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना। संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? संसद के पास है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? 248 में। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास 248 में दिया गया है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्रपति में आवश्यक समझे। तो वही राज्य सूची पर कानून बनाने का राज्यसभा को अधिकार है साधारण बहुमत के द्वारा 1 वर्ष के लिए। अब 262 अंतरराष्ट्रीय नदी या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। मतलब अंतरराज्य भारत के भीतर एक राज्य दूसरे राज्य के नदी घाटियों जल के समझौता से नियंत्रण करने के लिए संबंधी विवाद के लिए संसद विधि द्वारा निर्माण कर सकती है। ये 262। अब 263 में केंद्र राज्य संबंध में विवाद का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकती है। राष्ट्रपति एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 263 के तहत। भारत की संचित निधि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्ट एकत्र रहेगी, विधि समस्त प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। मतलब संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत 266 में। भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 266 में है। इसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्ट एकत्र रहेगी, विधि समस्त प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती। 266 तक बता चुके हैं भाई लोग। आओ, अगर आप लोग को मेरा मेहनत मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करोगे, शेयर भी करोगे, ठीक है। देखते हैं आप लोग मेरा सब्सक्राइब कब तक में आप लोग 1000 पहुंचा पाते हो। तो आप लोग से और अच्छा बहुत कम टाइम में आप लोग को रिवीजन कराएंगे। करंट अफेयर्स का, लूसेंट का, घटना चक्र का, ऑब्जेक्टिव का, सारे चीज़ का हम कराएंगे। आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, जल्दी से 1000+ सब्सक्राइब आप लोग पहुंचा दो मेरा। 266 देख लिए संचित निधि। अब 267 में विधि संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। इसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थिति के लिए राशि एकत्र की जाएगी। आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है? 267 में। केंद्र द्वारा राज्य को सहायक अनुदान देने का प्रावधान। वही केंद्र सरकार राज्य को जो है ना सहायक अनुदान, केंद्र द्वारा राज्य को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 275 में है। केंद्र द्वारा राज्य को सहायक अनुदान
दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 275 में है। वित्त आयोग, वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है 5 वर्ष के लिए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। राष्ट्रपति हर 5 वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करता है, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास एवं केंद्र राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा। सीधी सी बात है कि वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं। वही केंद्र के द्वारा राज्य को वित्त की अनुशंसा दिलाना। अब आइए अनुच्छेद 300 का को या अनुच्छेद 300 का ये 300 के को में अभी क्या है, इसमें बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। इसलिए पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ही था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के को में रखा गया। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकार के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे 300 को में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार, अब जो है ना संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब कानूनी अधिकार कर दिया गया। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 को कानूनी अधिकार में व्यवस्थित किया गया है। अब देखो भाई लोग 312 देखते हैं। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 312 में है। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा किस अनुच्छेद में किया गया है? 312 में। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 315 में। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 324 चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित है। चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित है। यह किस अनुच्छेद में? 314 में दिया गया है। लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव एक वयस्क मताधिकार पर होगा। ये किस अनुच्छेद में है? 326 में। वयस्क मताधिकार किसको कहा जाता है? 18 वर्ष वाले को। पहले वोट गिराने की उम्र 21 वर्ष था और उसको घटा के कितना कर दिया है? अभी 18 वर्ष कर दिया है। आपको बोलेगा ऐसा किस संविधान संशोधन में किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट गिराने की उम्र 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 326 में। 326 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? 330 में। लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। किस अनुच्छेद में? 330 में। 331 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों
राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। और अब ये एंग्लो समुदाय खत्म कर दिया गया है। 104 संविधान संशोधन के द्वारा अब राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो समुदाय का मनोनयन नहीं किया जाता है। अब 332 में देखते हैं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण। 330 में था लोकसभा में, और 331 में है एंग्लो इंडियन, और 332 में है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों विधानसभा में आरक्षण 332 में। अब 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन ये करता है राज्यपाल के द्वारा, इसको भी समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण 335 में किया गया है। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में किया गया है? 338 में। अब 338 के को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों आयोग 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों आयोग 338 के को पिछड़े वर्गों की दशाओं के लिए अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति 340 में। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी 343 में। ठीक है, तब आज इतना दिन तक रहते हैं। अब एक क्लास और लेंगे, आप लोग का पूरा अनुच्छेद खत्म कर देंगे। मेरा वीडियो लगता है अच्छा, मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक कमेंट करोगे। ठीक है, तो आज इतने तक रहने देते हैं दोस्त। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।